आज भौतिक भूगोल में हवा के क्या कार्य हैं और हवा से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हवा के कार्य कि हवा के मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य होते हैं। पहला अपरदन का कार्य होता है, दूसरा परिवहन का कार्य होता है और तीसरा निक्षेपण का कार्य होता है। इस प्रकार अपन देखें तो हवा के 3 कार्य हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अपन अगर देखें तो हवा का कार्य मुख्य रूप से उष्ण और शुष्क प्रदेशों में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जहाँ पे वर्षा की कमी होती है, रेत की बहुलता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में हवा का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर अपन यूँ बात करें तो जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में हवा का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे अपन थार के मरुस्थल की बात करें, अरब के मरुस्थल की बात करें, सहारा की बात करें, कालाहारी की बात करें, आटाकामा की बात करें या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के महान मरुस्थल की बात करें, इन उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपको बताया कि हवा 3 तरह के कार्य करती है। पहले अपरदन का कार्य करती है, किसी भी चट्टान को या किसी भी चीज़ को काटती है, काटने के बाद में उस स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जाती है और फिर हवा की गति या हवा का वेग कम होने पर उस स्थान पर जो भी चीज़ उसके साथ उड़ के जाती है उसका निक्षेपण करती है। इस प्रकार अपन देखें तो हवा अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। अपरदन की बात करें तो अपरदन में हवा के वेग के द्वारा चट्टानें कटती रहती हैं, तो घर्षण, जिसको अपघर्षण के द्वारा घर्षण से भी चट्टानें कटती हैं। सनी घर्षण से आपस में कण आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद में फिर और छोटे कण होते जाते हैं, उसको सनी घर्षण के द्वारा, तो अपघर्षण के द्वारा, सनी घर्षण के द्वारा, वेग के द्वारा, इस तरह से अपरदन का कार्य चलता रहता है। और जहाँ पे हवाएं तेज गति से चलती रहती हैं वहाँ अपरदन और भी ज़्यादा तेज गति से होता है। इस प्रकार अपन देखें तो हवा का कार्य 3 तरह से अपरदन, परिवहन और निक्षेपण माना जाता है। अब अपन देखते हैं कि अपरदन से भी कई तरह के भूआकार बनते हैं और निक्षेपण से भी कई प्रकार के भूआकारों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपरदन से सबसे पहले वातगर्त, हवा जब चलती है तो कोई भी चट्टान पे हवा चलेगी तो जिस चट्टान की संरचना पर डिपेंड करता है कि चट्टान की संरचना जहाँ से मुलायम होगी, मुलायम होने पर धीरे धीरे वो मुलायम चट्टान हवा के अपरदन के द्वारा कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने लग जाती हैं तथा उस चट्टान में जगह जगह खड्डे से बन जाते हैं। उन खड्डों को भूगोल में वातगर्त के नाम से जाना जाता है कि हवा के द्वारा बने हुए खड्डे। अब इस तरह से जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान में यहाँ पे मान लो मुलायम चट्टानें हैं तो धीरे धीरे ये चट्टानें यहाँ से कट के उड़ जाती हैं और उड़ने के बाद में यहाँ थोड़े थोड़े गड्ढे से बन जाते हैं। ऐसे गड्ढों को वातगर्त के नाम से जाना जाता है। तो पहला अपन बात करें अपरदन से हवा के द्वारा वातगर्त का निर्माण होता है। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा है इनसेलबर्ग। दूसरा हवा का कार्य है इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग में अगर कोई भी क्षेत्र में शुष्क और रेतीला क्षेत्र है उसमें हवा के द्वारा अपरदन हो रहा है तथा बीच बीच में
उसमें ऐसी चट्टानें आ जाती हैं जो कठोर होती हैं और वो कठोर चट्टानें उड़ नहीं पाती या कट नहीं पाती हैं, तथा उसके आसपास की जो मुलायम चट्टानें हो जाती हैं वो हवा के द्वारा अपरदित हो जाती हैं या कट के या हवा के द्वारा कट के दूसरी जगह चली जाती हैं, तथा उस क्षेत्र में एक अलग ही प्रकार की, अगर अपन यूँ देखें तो ये प्रदेश है, उसमें अलग ही प्रकार की इस तरह की आकृतियाँ अपन को दिखाई देंगी जो हवा के द्वारा कट नहीं पाती हैं तथा इस तरह से अपन को दिखाई देंगी यूँ। ये मैदानी क्षेत्र है और उसमें आपको अलग ही उठी हुई यूँ इस तरह से उठी हुई चट्टानें अलग से दिखाई देती हैं। और ये ऐसी उठी हुई इन चट्टानों को या ऐसे जो मरुस्थलों में ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, ऐसे चीज़ों को अपन इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया वातगर्त, दूसरा हो गया इंसेलबर्ग। तीसरी अपन अगर बात करें अपन छत्रक शिलाएं, छत्रक शिलाएं जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में कोई भी चट्टान, अगर मान लो इस तरह से कोई चट्टान खड़ी है, ये चट्टान खड़ी है यहाँ पे, अब धीरे धीरे हवा के द्वारा इधर से दोनों तरफ से उसके द्वारा हवा के द्वारा अपर्दन होने लगता है और ये अपर्दन के बाद ये चट्टान धीरे धीरे टूटने के बाद इस तरह की आकृति में मरुस्थलीय प्रदेशों में इस तरह की आकृति में खड़ी दिखाई देती है। इस तरह की आकृतियों को मरुस्थलीय प्रदेशों में छत्रक शिलाओं के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी आकृति, अगर ये जो चट्टान है, चट्टान के दोनों तरफ से चारों तरफ से उसकी कटने लग जाती है और कटने के बाद में इस तरह की आकृतियाँ ऊपर से थोड़ी कम कटती हैं और नीचे से ज़्यादा कट जाती हैं और इस तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं। ऐसी आकृतियों को भूगोल में छत्रक शिलाओं के नाम से जाना जाता है। तो वातगर्त, इंसेलबर्ग तथा छत्रक शिलाएं। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो भूस्तंभ, आप देखोगे कि कई प्रदेशों में या कई क्षेत्रों में अगर जाएं तो क्षैतिज रूप में अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो धरातल के ऊपरी भाग में अगर कठोर चट्टान है और उसके नीचे मुलायम चट्टानें हैं, तो हवा के अपर्दन के द्वारा कई बार ऊपरी चट्टान कटती नहीं है, ऊपर से चट्टान कटती नहीं है। जैसे ये चट्टान हवा के अपर्दन के द्वारा ये चट्टान कटती नहीं है और बगल की चट्टानें कटने लग जाती हैं, जिसके कारण इस तरह की आकृतियां बन जाती हैं। ऐसी आकृतियों को भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है कि ऊपर जैसे खड़ी है और इस तरह की आकृति के तो साइड से कट जाती है, परंतु ये आकृति कठोर होने के कारण कट नहीं पाती और इस तरह की आकृतियां मरुस्थलीय प्रदेशों में दिखाई देती हैं। तो ऐसी आकृतियों को भूस्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी आकृतियां भूस्तंभ कहलाती हैं। उसके बाद में अगर बात करें अपन ड्राई काउंटर रीजन, उसके बाद में अगर बात करें अपन जालीदार शिलाएं, कई क्षेत्रों में इस तरह की ये चट्टान है, खड़ी चट्टान है। चट्टानों में हवा के द्वारा धीरे धीरे इन चट्टानों में आपस में क्रॉस हो जाते हैं तथा मुलायम चट्टानों में आपस में छेद हो जाते हैं तथा आर पार कोई भी चट्टान है उसके आर पार छेद हो जाते हैं। तो ऐसी मरुस्थलों में ऐसी आकृतियों को जालीदार शिलाओं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों में कोई भी चट्टान में अलग ही प्रकार की चित्रकारी का सा निर्माण हो जाता है और कई तरह की आकृतियां बन जाती हैं जिनका कोई स्पष्ट कोई चीज़ दिखाई नहीं देती तथा जगह जगह कई तरह की आकृतियां, ऐसी आकृतियों को अपन ड्राई काउंटर के नाम से भी जानते हैं जिनकी कोई भी
किसी भी तरह की चट्टानों के ऊपर आकृतियाँ बन जाती हैं और इन आकृतियों को ड्राई काउंटर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो यारदंग के नाम से, यारदंग, अगर एक ही तरफ से लगातार हवाएं चलती रहती हैं तो एक तरफ से चट्टानें ज़्यादा कटती रह जाती हैं और अर्धचंद्राकार रूप से कई तरह की आकृतियों का निर्माण करती हैं। ऐसी अर्धचंद्राकार आकृतियों को भूगोल में यारदंग के नाम से जाना जाता है। अगर आप थोड़ा सा अगर यूँ देखें तो इस तरह से ये आकृति इस तरह से एक ही दिशा में इस तरह से यूँ हवाएं चलने के कारण इस तरह की आकृतियां बन जाती हैं। एक ही तरफ जैसे ये चट्टान है तो इस तरह से आकृतियां हैं ऐसी, तो हवा के अपर्दन के द्वारा ये एक ही दिशा में ज़्यादा कट जाती हैं और एक साइड में इस तरह से ज़्यादा हवा, तो ऐसी आकृतियों को भूगोल में यारदंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन जूजेन, तो जूजेन भी एक मरुस्थलीय प्रदेश की स्थलाकृति मानी गई है, जिसमें अगर कोई भी चट्टानें हैं और वो चट्टानें यहाँ से अपर्दन, जैसे ये कोई चट्टान है तो चट्टान के यहाँ से अपर्दन हो गया ये बच गई, यहाँ से अपर्दन हो गया ये बच गई, तो इस तरह की आकृतियाँ मरुस्थलों में बच जाती हैं। तो ऐसी आकृतियों को मरुस्थलों में जूजेन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो ये मरुस्थलीय प्रदेशों में बनने वाली ये जूजेन के नाम से। इस प्रकार अपन देखें तो मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा के अपर्दन से कई तरह के भूआकार, जिसमें अगर अपन बात करें तो वात गर्त है, इंसेल बर्ग है, छत्रक शिलाएं हैं, भूस्तंभ है, ड्राई काउंटर है, जालीदार शिलाएं हैं, वात खिड़की है, जूजेन है, यारदंग है आदि कई प्रकार के भू आकारों का निर्माण होता है। और ये भू आकार हवा के द्वारा बने मरुस्थलीय प्रदेशों के भू आकारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो ये परिवहन से किसी तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता नहीं है, तथा फिर उसके बाद निक्षेपण से अगर अपन देखें तो निक्षेपण से सबसे ज़्यादा रूप से बरखानों का निर्माण होता है। बरखान, जिसको अपन रेत के टीले कहते हैं, बालू का स्तूप, और ज़्यादातर बालू का स्तूप बरखान के रूप में पाए जाते हैं। और बरखान एक ऐसी स्थिति होती है, अगर अपन देखें तो इस तरह के रूप में रेत के ऐसे टीलों को ये ऐसे बरखान के नाम से जाने जाते हैं। बरखान या जिनको बालू का स्तूप कहते हैं, धीरे धीरे इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाता है। इस तरह से यूँ देखें तो यूँ ऐसी आकृति के जो रेत के टीले पाए जाते हैं, ऐसे रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। इस प्रकार अपन देखें कि हवा का कार्य मुख्य रूप से शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है। हवा मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य करती है। अपर्दन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है, निक्षेपण का कार्य करती है। अपर्दन का कार्य हवा के वेग पर तथा उसकी संरचना, चट्टानों की संरचना पर निर्भर करती है। हवा का वेग ज़्यादा होगा और चट्टानें मुलायम होंगी तो अपर्दन की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, तथा अधिकांशतः मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा का अपर्दन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। हवा अपघर्षण के द्वारा, शनि घर्षण के द्वारा अपर्दन के कार्य चलते रहते हैं। तथा दूसरा परिवहन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते परिवहन होता है। और तीसरा निक्षेपण या जमाव का कार्य होता है। इस प्रकार अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, इस अपर्दन से कई तरह के भूआकार बनते हैं।
जिनमें अगर अपन बात करें तो वात गर्त है, इंसेल वर्ग है, छत्रक शिलाएँ हैं, भूस्तंभ है, ड्राई काउंटर है, जालीदार शिलाएँ, वात खिड़कियाँ, जूजेन, यारदंग, ये सारे हवा के अपर्दन से बने भूआकारों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगर निक्षेपण करें तो निक्षेपण में बालू का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण, और बालू का स्तूप में बरखान मरुस्थलों की सबसे प्रसिद्ध आकृति मानी जाती है। इस प्रकार आपको हवा का कार्य कहाँ पे महत्वपूर्ण है, हवा के कार्य कितने प्रकार के होते हैं और हवा से कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।